Hello everyone, welcome to the channel Mathsville. I am Surbhi. जैसा कि आप सबको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आमतौर पर जैसे देखा जाता है कि बच्चे जब तक डेट ना आ जाए एग्ज़ाम की तब तक वो शुरू नहीं कर सकते पढ़ाई। बट इस बार जो सबसे बड़ा मेजर सेटबैक है वो ये है कि आमतौर पर सीटेट के लिए बच्चों को 6 महीने का टाइम दिया जाता है और पिछले साल तो 1 साल ही मिल गया था पूरा। लेकिन इस बार ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन बच्चों के लिए एक सेटबैक है कि इस बार सिर्फ उन्हें कुछ हद तक 3 महीने ही मिले हैं, 3-3.5 महीने ही मिले हैं। तो इस बार जैसे कि पैटर्न भी चेंज हुआ है, अब तक पेपर होता था ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड पे, लेकिन अब पेपर होगा ऑनलाइन। उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। सिलेबस में कुछ खास चेंज नहीं आया है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एप्लीकेशन बेस्ड। ये सब तो बच्चे जानते ही होंगे। अब मैं डिस्कस करूंगी मैथ्स के बारे में। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 में तो मैथ्स मैंडेटरी है, लेकिन पेपर 2 में मैथ्स मैंडेटरी नहीं है, या यूं कह लो चॉइस होती है आपके पास आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड या बीएड के सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो होता क्या है ना कि बच्चे मैथ्स को लाइटली लेने लगते हैं, क्योंकि पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 15 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 15 क्वेश्चन सीडीपी के आते हैं, प्लस सीडीपी के बाकी सब्जेक्ट्स में भी आते हैं। सीडीपी का अपना एक सेक्शन होता है, लैंग्वेज में भी 15-15 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद आपका ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं और मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी से 90। तो 90 मार्क्स की तो सीडीपी आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह मैथ्स को स्किप कर देते हैं, 90 मार्क्स की सीडीपी अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी लैंग्वेज या ईवीएस से किसी ना किसी तरह हम निकाल ही लेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि आप मैथ्स अभी तो स्किप कर सकते हो, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सीटेट के बाद आप यहीं तो नहीं रुकने वाले, पीआरटी का पेपर, DSSB के आगे पीजीटी, टीजीटी, केवीएस और पता नहीं क्या कुछ, तो उसके लिए आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तब पेपर 1 में जो मैथ्स आती है उसे आप ओमिट नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। और यहीं पे एक चीज़ और जो बच्चों के साथ है कि बच्चे मैथ्स से डरते हैं। आपके सीटेट के पेपर में जो मैथ्स का लेवल होता है वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन क्या है ना कि आपको जो टॉपिक्स गिवन है इसमें आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपको कितना डीप, कितना कोर में पढ़नी है वही चीज़ें। इस वजह से होता क्या है कि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं और या तो उसे छोड़ देते हैं या टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूँगी कि आपको अपने टॉपिक को कंसाइज करके एक पर्टिकुलर आपको बताया दिया जाएगा कि आपको इतना ही पढ़ना है। आपको मैं क्लासेस भी दूंगी सो दैट आप लोगों को कोई परेशानी हो, जिनको कोई दिक्कत है, जिन्हें मैथ से डर लगता है या वो ओमिट करने की अब तक सोच रहे थे, वो ऐसा नहीं करेंगे। पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस पेडागोजी से आते हैं। अगेन फिर वही बात कि यहाँ पे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप कितना छोड़ देंगे, 20 क्वेश्चंस का रिस्क लेने वाली बात है। बच्चे सोचते हैं कि हो जाएगा, आसानी तो आएगा, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आज जान लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में मैथ्स के। सिलेबस क्या कहते हैं हमारे पास, पेपर 1 इसमें ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग्स, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। इनमें से मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ज्योमेट्री और ये तीनों टॉपिक एक तरीके से ज्योमेट्री के अंडर ही आ जाते हैं। शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, इन सब में बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो एरिया की बात कर लेंगे या आपको मैपिंग की बात कर लेंगे। जैसे आपको एक मैप, या कह लीजिए जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी क्वेश्चंस देखे होंगे कि आपको एक फिगर दे देते थे और आपसे कहते थे कि इसे अगर जोड़ेंगे तो कौन सा 3D फिगर बनेगा, तो वैसा कुछ आ जाता है क्वेश्चंस में। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ आ जाता है। या शेप्स मोल्डिंग आ जाती है, जैसे एक वायर है उसको रेक्टेंगल में चेंज कर दिया तो आपको उसकी लेंथ या ब्रेथ बतानी है या वायर की लेंथ बतानी है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब इधर आ जाते हैं नंबर्स में। नंबर्स के अंदर ही आ जाएंगे ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐसा नहीं है कि आपको 2+3 पूछ लेंगे
या 3-4 पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। किसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, HCF LCM के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, HCF LCM सीटेट वालों का फेवरेट टॉपिक है। अभी तक जितने भी पेपर मैंने देखे, अभी तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, एक क्वेश्चन LCM LCM से डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट आता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कभी कभी अगर जरा सा भी टेढ़ा पूछ लिया, और जैसे कि इस बार एक्सपेक्ट किया भी जा रहा है एप्लीकेशन बेस्ड होगा पेपर, तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों से थोड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो इस बार तो बच्चों बिना पढ़े या छोड़कर काम नहीं चलने वाला। ऊपर से ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में थोड़ा और दिमाग खपेगा। अभी तक हमें पेन पेपर मोड की आदत थी, अब ऑनलाइन की आदत डालेंगे। खैर, इसके बाद इसमें होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिवीजन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं कहेंगे कि 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर होगा, नहीं, आपसे पूछा जाएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन। ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट वालों का। देन आपके पास आएगा बोर्ड मैथ्स के ऊपर, और यही सब आपका आएगा इसमें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, ये सब। इसमें आपसे बात कर ली जाएगी जैसे कि एरिया, वही तो है, वो तो है ही, एरिया के ऊपर क्वेश्चंस आना या पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चंस आना, साथ में वेट, टाइम, वॉल्यूम। इसमें ना आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉल्यूम में तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन है कि आपका रेडियस इतना है तो आपको सिलेंडर की हाइट है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा, या कुछ भी, या आपको डायरेक्ट यूनिट्स गिवन होंगी तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना होगा, ये सब। टाइम में आपसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल कि आपको इतने, ये टाइम है, इससे इतने मिनट पहले, इतने घंटे पहले क्या टाइम था, या इतने घंटे से इतने घंटे तक क्या मिनट या टाइम होगा। वेट में यूजुअली मेजरमेंट्स ऐसे दे दी जाती हैं, या तो किसी तरीके की आपको केजी में दे दिया तो आपको उसको ग्राम में चेंज करना है, या ग्राम, केजी, सब में एक एक यूनिट का वेट दे दिया एंड आपको उसमें टोटल वेट बताना है। सिमिलर द मेजरमेंट, इसमें आपको लेंथ वगैरह के ऊपर अलग अलग दे दिया जाएगा। सो ये होगा आपके इधर सब्जेक्ट में, इस वाले पोर्शन में। अब डेटा हैंडलिंग बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट वालों का। इसमें वो आपसे रेंज, मीन, मीडियन, मोड, आपको कोई भी एक ग्रुप दे दिया जाएगा नंबर्स का, और आपसे ये कहेंगे कि इस डेटा का आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब निकाल के बताना है। ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न्स। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पैटर्न्स, क्योंकि इसमें कुछ आप कितना ही पढ़ ले, कितना ही आगे कर ले, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो आपने करा भी था, जनरल एप्टीट्यूड अपनी छोटी क्लासेस में किया होगा, या आगे जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें उसे जनरल एप्टीट्यूड या फिर इसे रीजनिंग के नाम से जान लेते हैं। तो पैटर्न में इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान सा पैटर्न गिवन होगा और वो इजीली जज कर पाएंगे आप कि इसमें आगे क्या फॉर्मूला या आगे क्या लग रहा है। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, काफ़ी आसान है ये और मज़ेदार भी। नेक्स्ट मनी, इसमें या तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि ये इतने का सामान है और इतने इतने का है, अब आप उसने इतना सामान लिया तो आपको कितना पैसे पे करने हैं, या यूनिटरी मेथड हो जाएगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा सिंपल, जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास 5 और 10 के सिक्के हैं और आपके पास टोटल मनी इतनी है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने सिक्के कितने कितने के हैं। ठीक है, तो ये हुई पेपर 1 की बात। ये आपके 15 मार्क्स का ये सब आएगा और साथ में 15 मार्क्स के पेडागोजिकल इश्यूज। ओके, सो ये हो गई आपके पेपर 1 की बात। आई होप आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसे इरेज करके पेपर 2 की बात करूंगी, क्योंकि पेपर 1 में कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, जो दिया हुआ है उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, ये ज़रूर है HCF LCM ये सब जो है ये थोड़ा है टेढ़ा, लेकिन इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजुअली हमें याद तो रहते हैं, अगर हमें ज़रा सा और पॉलिश की जाए तो हमें याद आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स या इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो हमें सिर्फ इतना है कि पिछली चीज़ें हमने याद की थी 2nd, 3rd, 4th क्लास में, 5th स्टैंडर्ड तक, लेकिन हम उसको भूल गए। क्योंकि क्या होता है, इसमें सिलेबस आता है 4th क्लास से लेकर 8th क्लास तक। पेपर आप पढ़ाएंगे 1st to 5th, लेकिन आपका सिलेबस है इतना, क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। सो आपसे बेसिकली यहाँ पे
पेडागोजिकल इश्यूज में आपसे बात जो की जाएगी वो 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे के बारे में बात की जाएगी। उसको पढ़ाने का तरीका, उसके विकास का तरीका, उसकी डेवलपमेंट, इस सब के बारे में बात की जाएगी। हम ये सब करने के बाद उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, पेपर 2 पे। एक्चुअली क्या इशू है कि मैथ्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप नंबर सिस्टम पे जाते हैं, जो कि पेपर 1 में भी था इंक्लूडेड, तो उसमें क्या है, अगर आप उसको डीप में जाएंगे तो कितना ही पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैथ्स की कोई था ही नहीं है, मैथ्स का कोई भी अंत नहीं है। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करके पढ़ना होता है कि हमें पेपर में एक्चुअली सिलेबस क्या आ रहा है और फिर हमें उसमें कितना पढ़ना है, उसमें हमें कितने की ज़रूरत है। नंबर सिस्टम इतना वास्ट टॉपिक है। ज्योमेट्री, एलजेब्रा पढ़ने में आपको महीनों लग जाए। ज्योमेट्री तो 2-3 महीने में भी खत्म ना हो, इतना वास्ट है, इतने फॉर्मूलाज है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में आ कितना रहा है। और यही एज अ टीचर मैं आपको हेल्प करूंगी, आपको गाइड करूंगी कि आपको कितना पढ़ना है, उस टॉपिक में से आपको कितना पढ़ना है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए और आपके पेपर भी आप आगे उसको कर सके, अटेम्प्ट कर सके। अब आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में वो आपसे क्या पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 2 में ये जान लेते हैं कि इसमें वो डिमांड क्या है। 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके डायरेक्ट मैथ्स से और 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेडागोजिकल इश्यूज से, पेडागोजी से, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हम इसे छोड़ दें और ऐसा भी नहीं है हम इसे छोड़ दें, कुछ ना कुछ तो हमें बनाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर 1 में जितना डायरेक्ट सिलेबस गिवन था, यहाँ पे उतने ही हिडन बहुत कुछ गिवन है। बताते हैं कैसे। नंबर सिस्टम में आपको इसमें सब टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं, नोइंग नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर इस सब के अलावा क्या क्या जोड़ रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद हमें साफ पता चल रहा है कि वही HCF LCM, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। उसके बाद है डिविजिबिलिटी रूल्स, एंड देन आपका प्रॉपर्टीज आ जाती है इसमें। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज जो आपने 9th-10th में अगर आपको याद हो, एक्सियम्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक्सियम्स थे उसमें और पता नहीं क्या क्या था। प्रीवियस ईयर में सच में एक डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपके पास एक आपको ये स्टेटमेंट गिवन है तो ये यूक्लिड्स लेमा है या एक्सियम है या क्या है, तो आपको वो सब कुछ पता तो हो तभी तो आप बताएंगे ना। और ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ कि ग्रेजुएशन और उससे पहले 11th-12th, फिर उसके बाद बीएड और ये सब करने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को भी याद होगा। उसी सब चीज़ों को हम पॉलिश करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, बात तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आएगा 6 to 10th का, 6 to 10th। और इसमें आप नहीं बोल सकते कि आपने ये हिडन क्यों दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने छोटा सा स्टार बना के लिखा हुआ है जो आज तक दिखता तो नहीं है लेकिन पेपर में ज़रूर दिख जाता है। कि अगर वो आप उनसे पूछ सकते हो, भाई ये तो पेपर में गिवन नहीं था, लेकिन क्या 6 to 10th में तो पढ़ाया था ना आपको, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल हो गया, एटसेट्रा, इसमें प्रॉपर्टीज, यूक्लिड्स लेमा एंड ऑल ये सब आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ फ्रैक्शंस में या इसमें नेगेटिव नंबर्स वगैरह में, ये सब है, ठीक है। फ्रैक्शंस, नेगेटिव नंबर्स, ऑफ कोर्स इंटीजर और नेगेटिव नंबर एक जैसे से ही होते हैं, इन्होंने नाम दिए क्योंकि ये आपके डायरेक्ट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। नोइंग आर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, ये 6th क्लास की 7th क्लास की एनसीईआरटीज आप उठा के देखोगे तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स के नाम ही है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपको सब कुछ जानना चाहिए। इसमें आपका साथ साथ इंडिसेस एंड सर्ट्स भी आ जाता है, इंडिसेस एंड सर्ट्स, क्योंकि आपकी 6 to 8th में चैप्टर्स थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से आपका ये रूट वाले क्वेश्चंस भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अब एलजेब्रा।
इसमें फ्रैक्शंस के साथ, फ्रैक्शंस के नाम पे इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी जोड़ रखी है। सिंपल वाली है, 11th-12th वाली नहीं है जिसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाना होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। अगर किसी के टॉपिक्स या किसी के बेसिक्स उस वक्त नहीं अच्छे से बन पाए थे तो वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में अगेन इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा, इसमें आपकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो आपके फॉर्मूलाज थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, ऐसा कुछ भी जो भी आगे आपके पास था, इसमें सारी वो प्रॉपर्टीज होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको XYZ के बारे में बता के छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आगे पूरी प्रॉपर्टीज है, उन पे आपको क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाद मामले में इन्होंने जितना बेवकूफ़ बनाया है ना, आई एम टेलिंग यू। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिंपल 3:2 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप इससे हाई लेवल की तैयारी करेंगे जब आप PRT, TGT, PGT की, तब आपको कम से कम 1 महीना लगेगा इसे करने में, क्योंकि इसके भी आगे सब टॉपिक्स है और इसमें भी आगे कंटिन्यू होते हैं टॉपिक्स। तो उसमें जैसे इसमें आपके जोड़ दिया, परसेंटेज जोड़ दिया, आपका इसमें प्रॉफिट लॉस जोड़ दिया, आपका इसमें पार्टनरशिप जोड़ दिया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उन्होंने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछ लिया और आपको याद ही नहीं है डिस्काउंट, CP, SP इनमें कैसे निकलता था, कैसे सब कुछ हम फाइंड आउट करते थे, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन? परसेंटेज निकालने के लिए आपको अगर फॉर्मूला से याद नहीं है तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन को थोड़ा पढ़ लेंगे। प्रोपोर्शन अपने आप में एक चैप्टर है जिसमें आपको मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शन रेट ऐसा सब कुछ निकालना होता है, ठीक है। तो एक ये आ गया। इसके बाद ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ज्योमेट्री में इन्होंने सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री बोला हुआ है, लेकिन इसमें बेसिक कुछ भी नहीं है। इसमें आपका 2D 3D तो मेंसुरेशन में दे देंगे, लेकिन 2D में आपका इसमें एरिया, पेरीमीटर, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब इसमें कवर कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन यूजुअली ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट उसके पॉइंट्स आ जाते हैं जो पॉइंट्स टू रिमेंबर आते हैं, कि जैसे कि 60 डिग्री बनाने के लिए क्या हम उसको डायरेक्ट कंपास से बना सकते हैं, ऐसा इसमें से कौन सा एंगल है जो हम डायरेक्ट कंपास से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट। तो सबको याद है 60 डिग्री हम बनाते थे, पहले एक आँख खींची, फिर उन दोनों को काट के दूसरी आँख, और ये सब, ठीक है ना। तो ये सब तो इतना आ गया। अब मेंसुरेशन में आपका 3D एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, तो उसके भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। मोल्डिंग ऑफ शेप्स आ जाती हैं कि एक सिलेंडर था, उसको हमने मेल्ट किया, उसको हमने क्यूब बना दिया, तो अब आपको ये बताना है कि उसकी हाइट कितनी थी, रेडियस कितना था, या क्यूब की साइड कितनी है, इस सब के बात करेंगे। डेटा हैंडलिंग, ये अगेन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, वही मीन, मीडियन, मोड और रेंज। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि थोड़ी वैल्यूज इसमें हाई दे देते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो था कि जो सीटेट ने दिया हुआ है आपको सामने से, ये तो वो चैप्टर्स हैं। इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में आपके CI, SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। CI का क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, इसका 2015 में। आप चाहें तो आप अपने प्रीवियस ईयर्स को चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब आप पूछ भी नहीं सकते, आप किससे जाके कहेंगे, या पेपर में अगर आ जाएगा तो छोड़ देंगे कि यार हमारा तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हम तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे। सीटेट वाले कहेंगे कोई बात नहीं, मत करो। CBSE कहेगा भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं कर सकते ना हम। उनको ना जो अटेम्प्ट किया और सही अटेम्प्ट किया तो आपको नंबर देंगे। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है सीटेट के एग्जाम में, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपका आंसर आसपास आ रहा है या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तो आप इसमें मार्क कर सकते हो। कम से कम आपके कुछ मार्क्स जाएंगे नहीं, मिलेंगे तो नहीं, छोड़ने पे तो वैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा ये आपका सिलेबस है जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी CI, SI और ये सब के बारे में बताने में, और आपको खासकर ये समझाने में कि आपको कौन सा टॉपिक कितने लेवल, कितने डीप तक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें SSC या UPSC के लेवल की तैयारी करके चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। प्लस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप लोगों के पास इस बार जो सबसे बुरी बात है वो ये सिर्फ 3 महीने है। 3 महीने में आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है,
होपफुली कि कुछ बच्चों ने शुरू से अपनी तैयारी कर रखी हो कंटिन्यू, लेकिन जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए भी और जिन्होंने कर रखी है उनके लिए भी ये एक बेनिफिट रहेगा कि मैं आपको एक्चुअली बताऊंगी कि आपको कितना पढ़ना है, कितना जानना है और कितना ही हमें आगे पढ़ना है, या कितना हमें किस टॉपिक पे आके हमें छोड़ देना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है। तो जैसे कि नंबर सिस्टम, इसमें इतना पार्ट तो कॉमन है ही, बाकी प्रोबेबिलिटी है या ये इंडिसेस एंड सर्च है, ये पेपर 1 में नहीं आएगा। तो हम इतना पढ़ने के बाद इसको एक बार रोक के इतना इस वाले टॉपिक को करेंगे जिसमें पेपर 1 वाले बच्चे उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बिंग। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारे पेपर में तो ये नहीं आ रहा, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीटेट के पेपर के बाद ज़रूर इसे पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको पीआरटी का पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसमें आपको ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। और तब आप उसे स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तब वहाँ पे आपकी कट ऑफ भी लगेगी और आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। अभी तो यहाँ पे एक जनरल क्राइटेरिया फिक्स्ड है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत फॉर टाइम बिंग बच जाएगी, और जो सीटेट पेपर 2 वाले हैं उनको तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में यही सब चीज़ें हैं जो हम आगे करेंगे। अब हम कल से अपनी क्लास शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, जिसमें मैं आपको नंबर्स में क्या क्या आगे कितने सब डिविजन्स है, डिविजन्स के बारे में बताऊंगी, प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊंगी, फिर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे बहुत कुछ सीखेंगे। ओके, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए, आपको समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू।